हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 सीड्स स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। यही चैप्टर का ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, सेकेंड वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम सीड्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए थे, इजंट इट, जिसमें हम मोनोकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडनस, एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस, बीन सीड, मेज ग्रेन, ये सब टॉपिक्स को हम कवर किए थे। आज के वीडियो में हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन के बारे में। ओके, तो आप सब देखे होंगे कि जो सीड होता है, जब हम जो भी कोई ग्रेन हो या फिर बीन सीड हो, कुछ भी हो, जब नॉर्मल कंडीशन में वो डोरमेंट स्टेट में रहता है, मतलब कि उसके अंदर एम्ब्रियो है बट स्टिल इट इज इन एन इनएक्टिव स्टेज। ओके, बट जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, मतलब कि एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वाटर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, सनलाइट, ऑक्सीजन, ये सब जब मिलता है, तभी जाके वो सीड जो है, वो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव होता है और रेडिकल ऑफ ट्यूब्यूल्स निकलते हैं और वो एक सीडलिंग में बदलता है। सीडलिंग मतलब जो छोटा सा एक प्लांट नहीं होता, जो सीड से निकला हुआ छोटा सा प्लांट को हम सीडलिंग कहते हैं। ओके, तो इनिशियली सीड्स जो है एक डोरमेंट स्टेट में रहता है, बट ऑन फेवरेबल कंडीशन इट बिकम्स एक्टिव। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक सीड से सीडलिंग बनने का जो पूरा प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। ओके, सीखिए। Germination is the process of formation of a seedling developed from the embryo. Embryo कहाँ पर होता है? सीड के अंदर होता है। तो ये एम्ब्रियो को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, देन हमारा सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। ओके, so let's see the conditions that are required for germination. First, so three most important conditions are water, temperature, oxygen. जैसे मैं कह रही थी कि सीड्स डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, तो फेवरेबल कंडीशंस आने पर वो एक्टिव होते हैं। तो वो फेवरेबल कंडीशंस क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, ये तीन है वो फेवरेबल कंडीशन। ओके, अब हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला है वाटर। वाटर जो है सीड के अंदर एंटर कैसे करता है? सीड का जो पूरा सरफेस है, वो पूरा सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फर्दर मोर, सीड में जो माइक्रोपाइल होता है, लास्ट क्लास में जब मैं बीन सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी, तब मैं बताई थी कि एक माइक्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू वाटर अंदर सीड के अंदर जाता है। अंडरस्टूड? तो ऐसे जाने का क्या फायदा है? जब बहुत ज्यादा वाटर सीड के अंदर चला जाता है, देन वो जो सीड कोट है, सीड कोट क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सीड। वो सीड कोट जो डेलिकेट पार्ट्स ऑफ सीड को प्रोटेक्ट करता है, वो सीड कोट रप्चर कर जाता है, मतलब कि वो सीड कोट टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो एम्ब्रियो जो सीड के अंदर है, जिसका रेडिकल्स आना शुरू हो गया है, इट बिकम्स इजी फॉर द रेडिकल्स टू कम आउट। रेडिकल्स फ्यूचर में क्या फॉर्म करता है? रूट सिस्टम। तो वही रेडिकल को बाहर आने में आसानी हो जाता है। और प्लूम्यूल क्या फॉर्म करता है फ्यूचर में? शूट सिस्टम। अंडरस्टूड? इसे आपको नहीं भूलना है। ये हुआ पहला रीजन क्यों वाटर जरूरी है। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन ये है कि जब इवन दो सीड जो है डोरमेंट स्टेट में रहता है, बट स्टिल उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज चलता रहता है। अंडरस्टूड? लाइक रेस्पिरेशन, ऐसे कुछ एक्टिविटीज चलता रहता है। दे टेक अप ऑक्सीजन एंड ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट द पॉइंट दैट वी हैव टू नोट इज दैट ये सब बहुत ही मिनिमल क्वांटिटीज में होता रहता है, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि जो सीड्स जो है पैसिव स्टेट में है, वो लोग एक्टिव नहीं है, तो फिर उन्हें ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये सब का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, बहुत ही थोड़ा सी जरूरत पड़ता है। तो ये इसको यूटिलाइज कर
करने के लिए ये लोग वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स दे टेक अप वाटर। इनका सीड्स में फूड कहाँ पर स्टोर होकर रुकता है, आइदर कोटिलेडन्स में या एंडोस्पर्म में। तो ये जो फूड स्टोर होकर है ये डिफ्यूजिबल फॉर्म में लाने के लिए वाटर का यूज किया जाता है। डिफ्यूजिबल फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिसको डायरेक्टली एम्ब्रियो यूटिलाइज कर सके अपने ग्रोथ के लिए, मीन्स जिसे डायरेक्टली एम्ब्रियो एब्जॉर्ब कर सके और उसे एनर्जी मिले। अंडरस्टूड? एनर्जी फॉर द वेरियस प्रोसेसेस दैट इज गोइंग ऑन। अंडरस्टूड? ये है वाटर का इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ही कम टेम्परेचर हुआ दैट वो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया देन वो जो सीड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर रेंज में सराउंडिंग का टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जाके हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू रीजन्स ऑल्सो, मीन्स जो ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होने वाले प्लांट्स है उनका सीड्स जो है वो इवन हायर टेम्परेचर्स में भी ग्रो कर पाते हैं। तो प्लांट्स का भी अपना अपना एडेप्टेशन होता है, तो इसमें टेम्परेचर रेंज का अकॉर्डिंग टू रीजन्स भी चेंज हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए क्या है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, तो ये हम दो कंडीशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कौन कौन सा, वाटर एंड टेम्परेचर। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। सी, ऑक्सीजन के कौन से प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन यूज होता है? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसकी वजह से फूड का ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है ये टाइम में बहुत ही रैपिड सेल ग्रोथ और सेल डिवाइड होता रहता है, क्योंकि जो छोटा सा एम्ब्रियो है वो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ की मदद से बड़ा हो रहा है। अंडरस्टूड? और बहुत ही रैपिडली होता है। इट मीन्स दैट द एम्ब्रियो नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी कैसे मिलेगा? ये एनर्जी तभी मिलेगा जब रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे होगा? जब ये एम्ब्रियो को ऑक्सीजन मिलेगा। इसीलिए हमारा थर्ड कंडीशन है एप्रोप्रिएट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? तो अब तक हम क्या कवर कर चुके हैं? हम जर्मिनेशन के बारे में जान चुके हैं और कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन भी हम कवर कर चुके हैं। अब हम ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो ये प्रूव करता है कि वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन ये सब बहुत ही नेसेसरी है जर्मिनेशन के लिए। ओके, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। हम कैसे पता लगाएं कि वाटर जरूरी है और बिना वाटर का जर्मिनेशन होगा ही नहीं? तो इसके लिए हम दो बीकर लेंगे, एक में कॉटन, दोनों में ही कॉटन रखेंगे, पर बीकर ए में जो कॉटन है उसमें पानी डाल देंगे, मीन्स द कॉटन शुड बी वेट, बट इन बीकर बी द कॉटन शुड बी ड्राई। देन दोनों ही बीकर में हम एक एक सीड रखेंगे। देन हम देखेंगे कि कुछ दिन बाद जो बीकर ए है जिसमें वेट कॉटन था मतलब उसमें वाटर था, उसमें सीडलिंग ग्रो हो रहा है, यानी कि स्प्राउट्स आ गए हैं। बट सीड बी में, बीकर बी में जो सीड है उसमें स्प्राउट्स नहीं आए हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वाटर जरूरी है जर्मिनेशन के लिए। बीकर ए में वाटर था इसलिए जर्मिनेट हुआ, बट बीकर बी में वाटर नहीं था इसलिए जर्मिनेट नहीं हुआ। ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूव कर देता है कि वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट suitable temperature is necessary for germination. Okay, तो हम एक बीकर लेंगे जिसमें ऐसे वेट कॉटन, एक बीकर में वेट कॉटन और एक बीकर में ड्राई कॉटन होगा, और हम इसमें सीड रखेंगे एंड देन एक को हम, या फिर ऐसे हम
ये क्या बोलते हैं कि सीड को हम सॉइल में भी रख सकते हैं। दोनों बीकर में सॉइल लेंगे और उसमें सीड रखेंगे। एक को हम बाहर रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में और एक को हम फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर होता है और मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि अगर बहुत लो टेम्परेचर होगा देन जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर में था उसमें जर्मिनेशन, वो सीड में जर्मिनेशन हो रहा है। बट जो सीड को हम रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में रखे हैं उसमें जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया। ये भी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है और इससे ये आराम से प्रूव हो जा रहा है कि जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए सूटेबल टेम्परेचर, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। बहुत लो हो गया देन जर्मिनेशन नहीं होगा और अगर बहुत ज्यादा हुआ देन हमारा सीड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो हम ऑलरेडी 2 एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं जो शो करता है कि क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड है जर्मिनेशन के लिए। अब हम और 2 एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 3 में क्या है देखते हैं। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है, ये जो apparatus है इसे कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। एक 2 कॉनिकल फ्लास्क लिए गए हैं, दोनों में ही इधर ये जो सब्सटेंस है ये वेट कॉटन है। ओके, दोनों में ही वेट कॉटन रखा गया है। अब इस फ्लास्क ए में, लेट मी नेम देम, ओके, ये ए और ये बी। तो कॉनिकल फ्लास्क ए में वेट कॉटन है, बी में भी वेट कॉटन है और दोनों में ही ग्राम सीड्स रखा गया है, सोक्ड ग्राम सीड्स। ओके, उसे सोक करके रखा गया था जिसे इधर रखा गया है। तो ये है सोक्ड ग्राम सीड्स, दोनों में रखा गया है। अब इधर आप दोनों में ही एक टेस्ट ट्यूब देख सकते हैं। ये ए वाले टेस्ट ट्यूब में प्लेन वाटर है, बस पानी है और कुछ नहीं है। बट बी वाले टेस्ट ट्यूब में अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड है। ओके, अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। अब ये जो टेस्ट ट्यूब को ऐसे हैंग किया जाता है जैसे ये जो केमिकल है दैट इज अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड, उसका एक भी ड्रॉप सीड पर ना गिरे, इस तरह से उसे हैंग किया जाता है। सो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस केमिकल। व्हाट इज इट? अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। ओके, अब ये अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड का फंक्शन क्या है? ये क्या करेंगे, बीकर के अंदर, सॉरी, ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। दोनों ही फ्लास्क को कॉर्क से बंद किया गया है, क्यों ऐसे किया गया है? ताकि बाहर से ऑक्सीजन ये फ्लास्क के अंदर और ना आ पाए। ओके, तो कुछ दिन बाद जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं दोनों कॉनिकल फ्लास्क को, तो हम देख सकते हैं कि फ्लास्क ए के सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, बट फ्लास्क बी के सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। ओके, तो हम देखें कि कॉनिकल फ्लास्क ए के सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं बट बी के जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लास्क ए में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन था बट फ्लास्क बी में ऑक्सीजन नहीं था। वो जो भी ऑक्सीजन था वो सब ये अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इसे हमें क्या पता चलता है? इसे हमें ये पता चलता है कि जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट 3 भी हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 4th एक्सपेरिमेंट की तरफ। 4th एक्सपेरिमेंट में 3 तो बीन सीड्स है। ओके, सी, एक बीन सीड जो है वो कंप्लीटली वाटर में इमर्स है, सेकंड वाला बीन सीड जो है वो वाटर के लेवल में है और तीसरा जो बीन सीड है वो कंप्लीटली वाटर के बाहर है। जब ऐसे सेटअप को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि ये जो बीन सीड है जो वाटर के पूरे ही अंदर है, इसमें बहुत ही छोटा सा एक रेडिकल निकला रहता है और कुछ नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे ऑक्सीजन करेक्ट अमाउंट में नहीं मिलता, इट लैक्स ऑक्सीजन। और जो छोटा सा रेडिकल निकला हुआ है वो ये जो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसके वजह से ही ग्रो हुआ
रहता है। अंडरस्टूड। जब हम सेकंड वाली सीड की तरफ बढ़ते हैं तब हम देख पाते हैं कि वो सीड जो है अच्छे से जर्मिनेट कर चुका है, अच्छे से जर्मिनेट कर रहा है, उसका रेडिकल और प्लूम्यूल दोनों ही अच्छे तरह से ग्रो होके रूट सिस्टम और शूट सिस्टम फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। अंडरस्टूड। अब इसमें सेकेंड वाली सीड में क्यों हुआ? क्योंकि उसे ऑप्टिमम अमाउंट में करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर भी मिल रहा था और करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी मिल रहा था और टेम्परेचर भी करेक्ट था। नेक्स्ट, सबसे ऊपर वाली सीड की तरफ अगर हम जाएंगे देन इसमें कोई जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि ये टॉप वाले सीड को वाटर नहीं मिल रहा था। ओके, तो अब तक जो हम 4 एक्सपेरिमेंट्स देखे इससे हमें ये कंप्लीटली प्रूव हो जाता है कि वाटर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन तीनों के तीनों जर्मिनेशन प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब हम 4 एक्सपेरिमेंट्स देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ओके, 2 तरह का जर्मिनेशन होता है, एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन और एक होता है एपिजियल जर्मिनेशन। जब मैं बीन सीड का स्ट्रक्चर आप सबको समझा रही थी देन मैं आपको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कहाँ पर है, क्या है, एक्सप्लेन की थी। और एक बार एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। सी, ये है हमारा बीन सीड का स्ट्रक्चर। एपिकोटाइल वो पॉइंट है जहाँ पर एम्ब्रियो और कॉटिलेडन जुड़ा रहता है, मींस इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द कॉटिलेडन। ये है हमारा एपिकोटाइल। और हाइपोकोटाइल वो रीजन है जो कॉटिलेडन के एक्सिस के नीचे लाई करता है। कॉटिलेडन का एक्सिस ये है, इसके नीचे वो लाई करता है हाइपोकोटाइल। तो ये है हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन। अब जब जर्मिनेशन होता है तब ये देखा गया है कि दोनों एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल एक साथ ग्रो नहीं करते हैं, आइदर वन ऑफ देम। ओके, मींस आइदर एपिकोटाइल जल्दी ग्रो करेगा और फास्टर ग्रो करेगा या फिर हाइपोकोटाइल जल्दी ग्रो करेगा और फास्टर ग्रो करेगा। अगर एपिकोटाइल जल्दी ग्रो करता है और फास्टर ग्रो करता है देन हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है एपिकोटाइल, if epicotyl grows faster then hypogeal germination and if hypocotyl grows faster then epigeal germination. Okay, अगर epicotyl faster है then hypogeal germination, hypocotyl faster है then epigeal germination। मैं इतनी बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रुक जाए। ओके, अब देखते हैं ये दोनों ही जर्मिनेशन में क्या होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन में कौन ग्रो करता है? एपिकोटाइल ग्रो करता है। एपिकोटाइल ग्रो करता है तो ये आगे आगे ऊपर चला जाता है और ये जो कॉटिलेडन्स है, कॉटिलेडन्स हमारा जर्मिनेशन के टाइम में क्या होता है, लीव्स बन जाता है। तो ये जो कॉटिलेडन्स है वो ग्राउंड के नीचे ही रह जाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि ये एपिकोटाइल वो आगे बढ़ जाता है बट ये कॉटिलेडन्स वहीं का वहीं रह जाता है, तो ये ग्राउंड के अंदर रह जाता है। सी, हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, कॉटिलेडन्स रिमेन अंडरग्राउंड। अंडरस्टूड? और क्या होता है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर, ये आपको समझ में आ गया। फर्दर देखते हैं क्या होता है, इट ऑकर्स इन मोनोकॉट सीड्स, मतलब मेजर ये कौन से सीड्स में देखा जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन? इन मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा जाता है मोनोकॉट सीड्स में। मोनोकॉट सीड्स का एक एग्जांपल क्या है, मेज है, मेज ग्रेन है जिसके बारे में हम कल पढ़े थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे। और क्या है, ग्राम एंड पी है। ओके, देन चलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन की तरफ। एपिजियल जर्मिनेशन में हमारा हाइपोकोटाइल जो है वो फास्टर इलोंगेट करता है। तो हाइपोकोटाइल जब फास्टर इलोंगेट करता है देन हमारा कॉटिलेडन्स बाहर चला जाता है। ओके, वो नीचे की तरफ रहता है बट ये कॉटिलेडन्स जो है वो बाहर चला जाता है, इसलिए कॉटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड। ओके, देन एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल elongates faster and it occurs in
डाइकोट सीड्स, डाइकोट सीड का एग्जांपल क्या है? बीन सीड, ये डाइकोट सीड है। तो इसमें कौन से तरह का जर्मिनेशन देखा जाता है? इसमें एपीजियल जर्मिनेशन देखा जाता है। ओके, आपको ये हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन और अच्छे से समझ में आएगा जब हम बीन सीड और मेज ग्रेन को लेकर उसका जर्मिनेशन प्रोसेस को समझेंगे। ओके, सो फॉर द टाइम यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ओके, तो अब तो हम दो टाइप ऑफ जर्मिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या है? हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन। अब हम कुछ कॉमन सीड्स जिसके बारे में हम जानते हैं वो सब सीड्स में जर्मिनेशन किस तरह से होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है कि एपीजियल जर्मिनेशन होता है, वो देखेंगे। ओके, सो पहला है हमारा पी सीड। पी आप सब जानते हैं, तो पी सीड में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। तो ये है हमारा पी सीड। ओके, देन पी सीड जो है उसका सीड कोट मीन्स उसके पी सीड के अंदर वाटर चला जाता है, वाटर डिफ्यूजन हो जाता है और धीरे धीरे सीड जो है वो स्वेल अप हो जाता है। अंडरस्टूड? अब स्वेल अप होने के बाद क्या होता है? सीड कोट जो है वो रप्चर कर जाता है और रप्चर करने के बाद जो एम्ब्रियो से जो रेडिकल है वो इधर रेडिकल हमारा आ चुका है नीचे। ये सब एक एक स्टेजेस में इधर एक साथ शो की हूँ। ओके, पहले हमारा पी सीड ऐसे था, देन वो वाटर एब्जॉर्ब किया, सीड वो स्वेल अप हो गया, सीड कोट का रप्चर हो गया, सीड कोट टूट गया और हमारा रेडिकल जो है वो बाहर आ चुका है। देन क्या हुआ? रेडिकल और थोड़े से बड़ा हो रहा है, इधर रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। रेडिकल जो है बढ़ रहा है और रूट फॉर्म कर रहा है और उसी बीच इधर ये क्या है हमारा? ये कॉटिलेडन है। ओके, और इधर प्लूम्यूल भी थोड़ा सा निकल चुका है। देन नेक्स्ट स्टेज में फिर क्या होता है? फिर हमारा रूट और थोड़ा बड़ा हो गया है और थोड़ा मैच्योर हो गया है एंड इधर और थोड़ा फॉर्म हो गया है और इधर प्लूम्यूल पूरी तरह से हमारे ग्राउंड के ऊपर आ चुका है। पर इधर आप देख सकते हैं कि जो कॉटिलेडन्स है वो अभी भी ग्राउंड के नीचे है, इसलिए ये उसके बाद ओके उसमें मैं आऊंगी। उसके बाद फिर क्या होता है? और थोड़ा ग्रोथ होता है, प्लांट में हमारा लीव सब आ जाता है, रूट का भी पूरी तरह से ग्रोथ हो जाता है। बट आप इधर देख सकते हैं कि अभी भी जो कॉटिलेडन्स है वो ग्राउंड के नीचे है, इसलिए इस तरह के जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। हाइपो का मतलब बिलो, जियल जो है वो जियो वाले वर्ड से आया है। जियो मीन्स अर्थ, सो बिलो द अर्थ। बिलो द अर्थ क्या रह जाता है? बिलो द अर्थ कॉटिलेडन्स रह जाता है, इसलिए ये टाइप का जर्मिनेशन हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन है। इधर हम पी सीड का बात किए, वैसे ही इधर और एक हम हाइपोजियल जर्मिनेशन देख रहे हैं जो मेज ग्रेन का है। मेज ग्रेन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है वो मोनोकॉट सीड्स में होता है। तो पी भी हमारा मोनोकॉट सीड है और मेज ग्रेन भी हमारा मोनोकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड मतलब द सीड्स दैट हैज ओनली वन कॉटिलेडन। ओके, तो इधर मेज में क्या हो रहा है? मेज में पहले तो ये मेज ग्रेन है, देन इसमें भी वाटर सीड जो है वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, जिसके वजह से सीड कोट का रप्चर हो रहा है और रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। इधर रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब हम मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो हम देखे थे कि जो प्लूम्यूल है उसको कोलियोप्टाइड स्ट्रक्चर एक शीट था जो प्रोटेक्ट कर रहा था और जो रेडिकल है उसे कोलियोराइजा एक स्ट्रक्चर था, एक शीट था, हम पढ़े थे, वो प्रोटेक्ट कर रहा था। तो इधर ये इसके ऊपर दोनों ही प्लूम्यूल और रेडिकल के ऊपर वो शीट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो होता है हमारा कोलियोप्टाइड एंड कोलियोराइजा। ओके, तो वो इधर कोलियोराइजा को पुश कर रेडिकल जो है सीड के बाहर आता है और इधर छोटा छोटा रूट्स का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू इधर मिनरल्स और वाटर को एब्सॉर्ब करता है रूट्स। बट इधर ये रूट का फॉर्मेशन
होने से पहले जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सब कहाँ से आ रहा है, सब एंडोस्पर्म और कोटिलेडन से आ रहा था। ओके, मीन्स एंडोस्पर्म में जितना भी फूड रिजर्व मटेरियल था सब कोटिलेडन्स ले गया था और उसी का हेल्प से ये मेज ग्रेन जो है वो ग्रो कर रहा है। देन उसके बाद फिर क्या होता है और थोड़ा ग्रो होता है, ये जो रेडिकल जो फॉर्म होता है वो सूख जाता है, वो उसका डेथ हो जाता है और इधर फिर नए रूट्स का फॉर्मेशन होता है और इधर हमारा प्लूम्यूल बाहर निकल चुका है, इधर ग्राउंड के ऊपर निकल चुका है और इधर एक शीट टाइप कवरिंग होगा जो है हमारा कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल कवर कर रहा था ना प्लूम्यूल को, जब हम मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़े थे तो वही कोलियोप्टाइल है ये। देन और थोड़ा ग्रो होने के बाद क्या होता है, ये जो इधर है हमारा कोटिलेडन्स मेज ग्रेन का, तो वो जो है धीरे धीरे ड्राई अप हो जाता है। एंड इधर भी आप देख सकते हैं कि कोटिलेडन्स इतना ग्रो होने के बाद भी कोटिलेडन्स हमारे ग्राउंड के अंदर ही है, इसीलिए इस टाइप के जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। हाइपो मीन्स बिलो, जियल जो वर्ड है वो आया है जियो से, तो दिस इज बिलो द अर्थ सरफेस। क्या है बिलो द अर्थ सरफेस, कोटिलेडन्स है बिलो द अर्थ सरफेस, तो ये है हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन। और थोड़ा डेवलप होता है तो इधर और थोड़ा ग्रोथ होता है तो हमारा पूरा स्टेम बन गया है, लीव्स बन गया है, इधर पूरा रूट सिस्टम बन गया है। ओके, तो अब हमें हाइपोजियल जर्मिनेशन पूरे अच्छे तरह से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ेंगे एपिजियल जर्मिनेशन। इधर और एक चीज आप ध्यान से देखेंगे कि हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल का ग्रोथ होता है और एपिकोटाइल जो है इस तरफ होता है ना, तो आप देख सकते हैं कि एपिकोटाइल जो है वो ग्राउंड को पुश कर बाहर आया है। अंडरस्टूड। अब देखते हैं एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है। एपिजियल जर्मिनेशन नॉर्मली डाइकॉट सीड्स में होता है और हमारा बीन सीड डाइकॉट सीड है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। इधर भी बीन सीड जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है और स्वेलअप करता है और सीड कोट का रप्चर हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, हमारा रेडिकल जो है, रेडिकल और प्लूम्यूल सीड कोट से बाहर आ गया है। देन धीरे धीरे और ग्रोथ होता है, इधर रेडिकल जो है धीरे धीरे रूट फॉर्मेशन कर रहा है और फिर क्या होता है, ये हमारा एपिजियल फॉर्मेशन में हाइपोकोटाइल का ग्रोथ फास्टर होता है, आपको याद है। और हाइपोकोटाइल कहाँ पर है, हाइपोकोटाइल है इस तरफ से, इधर कहीं पर हमारा एपिकोटाइल होगा, बट हाइपोकोटाइल है ये नीचे के तरफ, इधर ये नीचे के तरफ है हाइपोकोटाइल। वही हाइपोकोटाइल ग्रो कर इधर एक आर्च के तरह फॉर्म हो गया है। देन फर्दर क्या हो रहा है, ये और थोड़ा ग्रो होता है और कोटिलेडन्स जो है वो अभी ड्राई हो रहा है और इधर से नया लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर फाइनली पूरे ग्रोथ के बाद क्या होता है, पूरा इधर एक प्लांट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, रूट्स अच्छे से फॉर्म हो गया है, पूरा स्टेम फॉर्म हो गया है, लीव्स सब फॉर्म हो गया है और अभी भी हमारा कोटिलेडन्स जो है वो ड्राई स्टेट में बाहर ही है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, हम इधर मेन दो चीज नोटिस कर पाए हैं। पहला तो ये कि हमारा कोटिलेडन्स जो है वो ग्राउंड के बाहर है, बट इधर सब कोटिलेडन्स ग्राउंड के अंदर था। तो कोटिलेडन्स ग्राउंड के बाहर है इसीलिए एपिजियल है। अंडरस्टूड। और फर्दर मोर इधर हाइपोकोटाइल ग्रो कर बाहर आ रहा है, बट इधर जो था एपिकोटाइल ग्रो करके बाहर आ रहा था। अंडरस्टूड। तो इसी की वजह से इधर है हमारा एपिकोटाइल और इधर कोटिलेडन्स बाहर है, इसलिए ये एपिजियल है। एपिजियल में हाइपोकोटाइल का ग्रोथ का रेट फास्ट होता है। तो और ये डाइकॉट सीड भी है। तो आई होप कि आप सबको हाइपोजियल और एपिजियल का जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है, डिफरेंस क्या है, सब अच्छे तरह से आप सब समझ गए होंगे। अब इसके अलावा ये दोनों जर्मिनेशन के अलावा और एक टाइप जर्मिनेशन होता है, वो होता है हमारा विविपैरस जर्मिनेशन। ओके, विविपैरस जर्मिनेशन। नॉर्मली हम जो सीड्स देखते हैं ये सब फ्रूट के बाहर आता है, कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी
जर्मिनेशन में ऐसा नहीं होता। विविपेरस जर्मिनेशन में हमारा सीड जो है वो जब फ्रूट के अंदर रहता है तभी ही जर्मिनेट हो जाता है। अंडरस्टूड? नॉर्मली क्या फ्रूट के बाहर आने के बाद जर्मिनेशन हो रहा है, बट विविपेरस जर्मिनेशन में जब वो सीड फ्रूट के अंदर है तभी उसका जर्मिनेशन हो जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है विविपेरस जर्मिनेशन का? राइजोफोरा। ओके, राइजोफोरा एक एग्जाम्पल है विविपेरस जर्मिनेशन का। तो अब तक हम सीड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन सब पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सीडलिंग के बारे में। सीडलिंग वो फाइनल स्टेज होता है जर्मिनेशन का। ओके, सीड ये सब है एक सीडलिंग का स्टेज। सीडलिंग स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ रहता है कि वो अपने लिए फूड खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू कलेक्ट कर पाए। तो इसलिए जो कॉटिलेडन्स या फिर एंडोस्पर्म है उसी से उसको फूड मटेरियल या फिर एनर्जी मिलता है। ओके, तो ये स्टेज को सीडलिंग कहा जाता है। देन धीरे धीरे जब रूट और शूट डेवलप होता है, देन उसके जो न्यू लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस कर फूड मटेरियल्स वो फोटोसिंथेसिस कर एनर्जी जो प्लांट को जरूरत है उसके ग्रोथ के लिए वो देता है। बट उससे पहले वाला स्टेज या फिर जर्मिनेशन के सबसे लास्ट वाला स्टेज हमारा सीडलिंग होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 6 सीड्स, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे एंड आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो कीप स्टडीइंग